प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉक टेस्ट विथ विकास में। आज हम बिहार एसएससी 10+2 लेवल की तीसरी मॉक टेस्ट लगाएंगे और इससे पहले ही 2 मॉक टेस्ट हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। नहीं देखें तो जाकर देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए लिए गए हैं। चलिए तीसरा सेट स्टार्ट करते हैं। आप बताइएगा इसमें आपका स्कोर कितना रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन तो गंगा बेसिन है, जो कि पहले स्थान पे आता है। और दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है गोदावरी बेसिन, जो दक्षिण में भारत के पड़ता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नदी बेसिन, देखिए नदी बेसिन का मेनली तात्पर्य है जहाँ पे एक बड़ी नदी और उसकी सहायक नदी अपना पानी इकट्ठा करती हो, उसी को नदी बेसिन जनरली कहा जाता है। तो गोदावरी बेसिन दूसरा सेकंड लार्जेस्ट है, पहला पूछे तो गंगा बेसिन राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है आपको नाथुला दर्रा पड़ेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो है नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में देखने को मिलता है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 4320 मीटर के लगभग। तो ये सिक्किम में पूछ सकता है किस राज्य में है, तो सिक्किम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि सबसे ऊंचा स्थित दर्रा, तब आपका ये आंसर नहीं होता, वो होता माना दर्रा। माना दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी जो रिजर्व है वहीं पे। तो उस समय राइट आंसर हो जाता माना दर्रा। इसको एक और नाम से डुगली दर्रा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और तब आंसर दीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आप सही से नहीं पढ़े और आंसर दे दे जो आप गलत हो सकता है। केसर मिश्रण किसका है बताना है। तो केसर जो है ये मिश्रण है बीज एवं कलियों का। राइट आंसर ए हो जाएगा। बीज और कलियों का मिश्रण केसर है और केसर जो है ये फूल के जो है स्त्री भाग से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिकीर की पहाड़ियाँ VVI क्वेश्चन मार लीजिए, बहुत बार पूछता है मिकीर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो मिकीर की पहाड़ियाँ आपको असम राज्य में देखने को मिलती है। भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य असम है और यहीं पे मिकीर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। जबकि 2-4 और नाम याद रखिएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपको मीरी, मिसमी, डाफला, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो मीरी, मिसनी, डाफला ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अबोर भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया। तो चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया उत्तराखंड राज्य में, ये शुरू किया 1970 ईस्वी में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये वृक्षों को काटने से, कटाई जो हो रहा था उसको रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। जनरली इसमें पेड़ के जो पेड़ के नीचे है यहीं पे सभी लोग चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। बहुत सारे लोग यहाँ पे चिपक सट के एकदम खड़े रहते थे काटने से बचने के लिए पेड़ को। तो राइट आंसर इसका बी होगा, 1970 राइट आंसर होगा। उस समय स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। अगला देखते हैं कि इसका संबंध जो है पारिस्थितिक संतुलन से नहीं है। तो इनमें से जो पारिस्थितिक संतुलन से आप देख सकते हैं कि वन रोपण का तो है ही, वन जीव सुरक्षा भी है इससे रिलेटेड, जल प्रबंधन से भी है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। औद्योगिक प्रबंधन जो है पारिस्थितिक संतुलन में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश स्थल रुद्ध है बताना है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी जिसके अगल बगल कोई भी समुद्र नहीं हो। इनमें से कौन है? क्या यूक्रेन है, रोमानिया है, हंगरी है, या बी और सी दोनों है? तो इनमें से जो लैंड लॉक्ड कंट्री आपको हंगरी, ये यूरोप की एक कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और 2-3 नाम याद रखिएगा लैंड लॉक्ड कंट्री, जो कि पहला है स्लोवाकिया जो यूरोप में ही पड़ता है। और सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड पूछे, लैंड लॉक्ड जो कंट्री सबसे बड़ा पूछे तो आप मारिएगा कजाकिस्तान आंसर। ठीक है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड जो है कंट्री है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं हंगरी की। तो हंगरी का जो राजधानी है ये बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो एक बार सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, जल्द ही बिहार CGL के भी हम सेट स्टार्ट करने वाले हैं। अगला देखते हैं।
वनस्पति जलवायु का सही सही सूचक है, यह कथन किसका है? यानी वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है। जलवायु अच्छा होगा वनस्पति अच्छा होगा, वनस्पति अच्छा होगा तो जलवायु, यानी दोनों एक दूसरे का पूरक है। ये किसका कथन है? तो ये जो है थॉर्नटवेट का जो है कथन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये अमेरिका के जो है वैज्ञानिक थे, थॉर्नटवेट जी, और इन्होंने ही वनस्पति और जलवायु में संबंध बताया था सबसे पहले। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये पॉलिटी से आपको क्वेश्चन मिल गया। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा सबसे पहले 1892 में भारत परिषद अधिनियम में देखने को आपको मिलता है, और इसी अधिनियम के द्वारा 1892 के अधिनियम के द्वारा ही सबसे पहले बजट पे बहस करने का अधिकार भी मिला, और कार्यकारिणी के जो कार्य करते थे कार्यकारिणी परिषद के, उस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसी अधिनियम में 1892 के भारत परिषद अधिनियम में मिला है। तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1909 में क्या हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार इसको कहते हैं, और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन जो है शामिल हुआ। आगे आएगा, सब हम बताते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी इनमें से? तो सब पहले डेट देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा सबसे पहले कौन घटित हुई। तो इलाहाबाद की संधि आप सभी जानते होंगे, 1765 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 82 में स्टार्ट हुआ, और जो है ये सूरत की संधि से स्टार्ट हुआ और सालबाई की संधि से खत्म हुआ। तो सालबाई की संधि दे दिया, यानी 1782 इसको मार सकते हैं। ये सूरत की संधि से स्टार्ट हुआ था और सालबाई की संधि से खत्म हुआ था, यानी 1782 सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ। अब एक बच गया तृतीय मैसूर युद्ध। तो टीपू सुल्तान उस समय मैसूर का राजा था, और ये हुआ था 1790 से 92 के बीच में, और इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय मैसूर युद्ध में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय वहां का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ क्वेश्चन पूछा है, तो 1765 आएगा, यानी इलाहाबाद की संधि सबसे पहले हुई। सभी डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नोटबुक हमेशा कहते हैं कि जब भी हम सेट करवाएं तो अपने साथ एक नोट, एक कॉपी, एक कलम लेके जरूर रहिएगा। सब डेट नोट कर लीजिए, सब पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि निम्नलिखित में से एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया, उनका नाम बताना है। तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था, और ये जो है शांति निकेतन से संबोधित किए थे। देश ने शांति निकेतन जो बंगाल में है, वहीं से देश नायक कह के जो है सुभाष चंद्र बोस को संबोधित किए थे। और वक्त था 1938 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में। तो वहीं पे उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। जबकि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को बताया था देशभक्तों का देशभक्त। देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? देशभक्तों का देशभक्त ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति, यहाँ पे आप कंफ्यूजन में न होइएगा, प्रधान सेनापति कहे और वायसराय कहे, दोनों अलग अलग है। प्रधान सेनापति जो था उस समय लॉर्ड बेबल था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जबकि लॉर्ड लिथगो जो है उस समय जो है वायसराय था उस समय। ठीक है। इसका कार्यकाल 1936 से 43 ईस्वी तक था। और यहाँ पे प्रधान सेनापति जो भारत का था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इस समय लॉर्ड बेबल था। और यही बेबल बाद में जाके 1943 से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल रहता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो 2 क्वेश्चन पूछता है, एक कब मनाया गया और कहाँ मनाया गया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया गया कोलकाता में, राइट आंसर डी हो जाएगा। और कब मनाया गया तो ये भी नोट कर लीजिएगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगा। और इस दिन बिहार बंगाली सब क्षेत्रों में बहुत बड़ा दंगा भी हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है हिस्ट्री से है, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दीवाने अर्ज जो एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना जो किया था बलवन ने किया था। बलवन ने ही सैन्य विभाग
सैन्य व्यवस्था अच्छा करने के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की और इसका जो प्रधान सेनापति बनाया वो इमादु मुल्क को बनाया। इमादु मुल्क इसको प्रधान सेनापति बनाया था और इसी को दीवाने आरिज कहा। दीवाने आरिज नोट कर लीजिए, जो प्रधान सेनापति था, सैन्य मंत्री जिसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो इन सभी में आपको अमीर खुसरो मिलेगा, जिसने जो है अपने कविता में भारतीय पर्यावरण को बहुत हद तक चिह्नित किया है, यानी उससे रिलेटेड बहुत चीज लिखा है अपने कविता में। ठीक है, और ये फारसी का प्रथम कवि भारत में अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो को जो है तूतीय हिंद भी कहते हैं, यानी हिंद का तोता कहते हैं। तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता, इन्हीं को कहते हैं। इनके गुरु का नाम पूछता है बार बार आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के जो है गुरु थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है बताना है। क्या चंदाौर का युद्ध 1194 में हुआ था, तैमूर का आक्रमण 1398 में और तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में? तो इनमें कौन सुमेलित है? तो इनमें सभी सुमेलित है। चंदाौर का युद्ध जो है ये मोहम्मद गौरी और जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे, इनके बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। ठीक है, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। तुगलक वंश के शासक था नासिरुद्दीन महमूद इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर का जो आक्रमण हुआ उसमें बहुत लूटपाट मचाया, इसने पूरा दिल्ली को लूटा था। तालिकोटा का युद्ध, जिसको राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ये 1565 ईस्वी में हुआ और इसमें जो है राम राय जो विजयनगर के साम्राज्य के सेनापति थे उनकी हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था इसकी स्थापना, और ये अपने चचेरे भाई जूना खां जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, इसी के स्मृति में जो है जौनपुर शहर के स्थापना किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। और यही जौनपुर जो शहर है इसको बाद में जो है सरकी वंश के शासकों ने हथिया लिया था, जिसको बहलोल लोधी जो है उन सबों से छीनता है। इसके अंतिम शासक जो है सरकी वंश का अंतिम शासक को मार देता है, जिसका नाम रहता है हुसैन शाह सरकी, और उसी से बहलोल लोधी छीन लेता है और फिर सल्तनत में मिला लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है ये नर्मदा घाटी में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहीं पे मानव का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। अगला देखते हैं। सैधो सप्ताह में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सैधो सप्ताह में महान स्नानागार, जिसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर थी, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अन्नागार स्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और सैधो सभ्यता का ये गोदीबारा क्षेत्र था, लोथल डॉकयार्ड क्षेत्र था। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के कारण इसको कालीबंगा नाम दिया गया, ये राजस्थान में स्थित है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, चयन किया गया था? तो ये थे उदयन जो कि हरेक वंश का शासक था। इसी के द्वारा जो है गंगा एंड सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना करता है उदयन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जिसको जो है उद्देशिका में इसका जिक्र भी है। और टोटली जब पूरी तरह से लागू कब किया गया ये भी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सी विषय समवर्ती सूची का है? इसमें से कौन समवर्ती सूची का है? तो इनमें से जो है पुलिस राज सूची का है, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता भी राज सूची का है। इसका समवर्ती सूची का विषय जन नियंत्रण परिवार कल्याण, ये समवर्ती सूची का विषय है।
अगला देखते हैं, और तीनों सूची का जिक्र किसमें किया गया है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का जो है उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि अगर पूछे कि बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया, तो वो संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। कौन? बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन यहाँ चूंकि बी.आर. अम्बेडकर का जिक्र नहीं है, इसलिए राइट आंसर उद्देशिका हो जाएगा। और इसके उद्देशिका को जो है एक और याद रखिएगा, के.एम. मुंशी जी जो थे, ये उद्देशिका को है जन्म पत्री कहे थे, संविधान की जन्म पत्री। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो है वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका गठन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन 1964 में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। और किसकी सिफारिश पे? तो ये भी याद रखिएगा, संथानन कमेटी के सिफारिश पे, संथानम कमेटी के सिफारिश पे केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन हुआ था। अभी वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो सबसे बड़ी समिति भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, और जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसमें 30 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कार्यकाल पूछे तो 1 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल, और इसके अध्यक्ष हमेशा अपोजिट जैसे विपक्ष के नेता कोई भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो जो है 84वां संविधान संशोधन 2001 आया था। इसमें कहा गया था कि परिसीमन आयोग ने कहा था कि 2026 तक ये सीट फिक्स हो गया है। तो आप याद रखिएगा, 84वां संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि 2026 तक इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, 2026 के बाद चेंज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है किसको? तो संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय जो है राष्ट्रपति ले सकता है। और अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 143 है। अनुच्छेद 143 याद रखिएगा। इसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व को तथ्य का व्यापक महत्व से जो भी रिलेटेड प्रश्न है उस पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श वो ले सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? तो नोट कर लीजिएगा, 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 154 में कहा गया है कि संवैधानिक प्रमुख होगा, जिसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। ये 154 में है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण ये बिल्कुल आवश्यक है। प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। निर्धनता को घटाना ये भी आवश्यक है। यानी सब उपयुक्त डी सही होगा। सतत विकास के लिए ये तीनों आवश्यक है। कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? तो वर्षा की मात्रा जो है ये किस पे निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पे निर्भर करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है इसलिए? तो नगरीकरण हो या औद्योगिकरण ये हानिकारक है संतुलन विकास के लिए, ये तो सही है बिल्कुल। औद्योगिकरण होता है, पर्यावरण पर क्षति पहुंचती है, ये भी सही है। जैव विविधता का संरक्षण के लिए ये भी सही है। यानी सब इसमें सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, साइलेंट वैली परियोजना है जो है किस राज्य में संबंधित है पूछा है। तो साइलेंट वैली परियोजना आपको केरल में देखने को मिलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं,
भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक जैव विविधता भारत में जो देखने को मिलती है ये पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके साथ ही भारत में और भी जैव विविधता क्षेत्र है, जैसे भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है म्यांमार भारत सीमा से लगा जो क्षेत्र, वो भी जैव विविधता से संपन्न है। पूर्वी हिमालय भी जैव विविधता से संपन्न है, साथ में सूडालैंड भी जैव विविधता से संपन्न है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप VVI मान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सार्क का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो सार्क का सदस्य आप इनमें से देख सकते हैं कि सार्क जो है इसका सदस्य जो है म्यांमार नहीं है। देखिए सार्क जो है, ये नोट कर लीजिए, इसकी जो स्थापना हुआ था 1985 में 8 दिसंबर के दिन ढाका में इसकी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसका हेड क्वार्टर जो है ये काठमांडू नेपाल में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। यानी ढाका में इसकी स्थापना हुआ था 1985 में, लेकिन हेड क्वार्टर कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में है। इसमें टोटल आपको कितने सदस्य देखने को मिलते हैं? 8 सदस्य देखने को मिलते हैं। पहले 7 था, अब 2007 के बाद जो है 8 हो गया। 8 सदस्य में कौन है? तो भारत है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। नोट कर लीजिए, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इंडिया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके साथ ही और याद रखिएगा मालदीव है 7, और एक और कौन है? तो पाकिस्तान है। फिर से नोट कर लीजिए, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश 3 हो गया, नेपाल 4, भूटान 5, इंडिया 6, पाकिस्तान 7 और म्यांमार नहीं, मालदीव 8। ठीक है। सबसे लास्ट में पूछे तो अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना और इसके साथ ही टोटल सदस्यों की संख्या 8 हो गई। ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिंदी में जिसको कहते हैं। आर्थिक विकास के लिए इसका गठन हुआ था दक्षिण एशिया के देशों के लिए। अगला देखते हैं, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? खींचा जाता है, यानी धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आइसोहोल कहते हैं। ठीक है, आइसोहेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं, आइसो बार समान दाब को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, जबकि आइसोहेलाइन है ये जो है जो समान, हेलाइन का ही मतलब होता है जो लवण, हेलाइन का मतलब लवण होता है, यानी समुद्र तल में जहाँ समान लवणता पाई जाती है वैसे रेखा खींचते हैं तो आइसोहेलाइन कहते हैं। ठीक है। हेल का मतलब होता है धूप, तो आइसोहेल हो गया समान धूप वाली रेखा को। थर्म का मतलब होता है, देखिए ये रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड को समझ जाइएगा, आप सब बना जाइएगा। थर्म का मतलब होता है ताप। ठीक है। बार का मतलब दाब, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य जो है इनमें से ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडवानी, नवारानी और डांगला, ये सब छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। पंडवानी, नवारानी, डांगला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि लाहो और बांग्ला ये कहाँ का है? तो नोट कर लीजिए, लाहो बांग्ला जो है मेघालय का है। ठीक है। छपेली, महाथू, डांगी ये कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है, सब नोट कर लीजिए। रासलीला, नौटंकी, कजरी ये तो मालूम होगा उत्तर प्रदेश का है। रासलीला, नौटंकी और कजरी उत्तर प्रदेश का, छपेली, महाथू, डांगी जो है हिमाचल प्रदेश का, लाहो बांग्ला ये है मेघालय का, और पंडवानी, नवारानी और डांगला ये जो है छत्तीसगढ़ का है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पूछा है तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जबकि अगर राष्ट्रीय पूछता तो 29 अगस्त होता, मेजर ध्यानचंद जी का जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुआ था? तो संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 1953 में हुआ था। जबकि आपको ललित कला पूछ दे, ललित कला एकेडमी की स्थापना तो 1954 हो जाएगा। साथ में 1954 में एक और हुआ था साहित्य एकेडमी की स्थापना।
तो या तो ललित कला पूछ दे या साहित्य पूछ दे, तो ये 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल का मुख्यालय आपको शिलोंग में देखने को मिलता है, और इसकी स्थापना असम राइफल की 1835 ईस्वी में हुई थी। अगला देखते हैं, एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो एम्पियर सेकंड ये आपको आवेश की इकाई देखने को मिलती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव शरीर में कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो मानव शरीर के जो है हृदय और मस्तिष्क, इस यहाँ जो है काफी अधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है निकोला टेस्ला, राइट आंसर सी हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करते हैं न्यूटन की, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज इन्होंने किया था, आइजैक न्यूटन ने। और एडिसन की, तो एडिसन जो है ग्रामोफोन के आविष्कारक हैं, नोट कर लीजिए ग्रामोफोन। आइंस्टीन जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दिए थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, कह रहा है विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चूंकि विभवांतर स्थिर है और हम जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर, जहां V विभवांतर है, I करंट है और R रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे पूछा है एक परिपथ का प्रतिरोध यानी R जो है आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो धारा क्या होगा? तो I इजकल टू ये I इजकल टू V जो का त्यों रहेगा और R आधा कर दिया गया यानी R/2, यहाँ से I इजकल टू 2V हो जाएगा यानी दोगुना हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम विचलन कोण आपको लाल रंग का देखने को मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा पूछे तो बैगनी रंग का। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जब भी हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो वस्तु हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, ये गलत है। वस्तु हमेशा आभासी होता है, याद रखिएगा, वास्तविक नहीं होता है। जब छोटा होता है बिल्कुल सही, सीधा होता है ये भी सही, और पोलर और फोकस के बीच होता है ये भी सही। जब हम देखिए, जब भी हम उत्तल दर्पण से लाइट को गुजारते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे बनता है, छोटा बनता है, पोल और एफ के बीच बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है और आभासी बनता है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किस दर्पण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता? तो वो है उत्तल दर्पण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो उत्प्लावनता का सिद्धांत दिए हैं, इसमें जो है ओडोमीटर जो है आधारित नहीं है, ठीक है, ओडोमीटर इससे आधारित नहीं है, जबकि हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और लैक्टोमीटर सभी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है इनमें से? तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जो अपने पूर्व की स्थिति में नहीं आते हैं, उनके अणु में चेंजिंग हो जाता है, एटम में चेंजिंग हो जाता है, वैसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इनमें मक्खन का खट्टा होना, मक्खन जब खट्टा होगा तो फिर वो मक्खन नहीं बन सकता। राइट आंसर इसका भी ए हो जाएगा। जबकि CO2 का सूखी बर्फ, एक प्लेटिनम तार गर्म होना, तो ये सभी जो है, और लौह चुंबकरण होना, ये सभी यह है भौतिक परिवर्तन जो अपने पूर्व की अवस्था में आ सकता है, उसके केमिकल में चेंज नहीं होता है, वैसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ का मतलब कि ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो जाए, द्रव नहीं बनता है, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है, जैसे कपूर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है। इसका राइट आंसर सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ये जो है ऊर्ध्वपातक नहीं है। बाकी सभी कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन ये सभी ऊर्ध्वपातक यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है ये।
जिसमें अगर आपसे पूछ ले कि कपूर का सूत्र क्या है तो याद रखिएगा C10H16O, ये कपूर का सूत्र है। नेफ्थलीन का पूछ ले तो C10H8 है, और अमोनियम क्लोराइड जानते होंगे NH4Cl। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कह रहा है किसी एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो देखिए कोई भी पदार्थ अपना ऑक्टेन पूरा करना चाहता है, और इसी ऑक्टेन पूरा करने में अगर वो इलेक्ट्रॉन कुछ लेता है या देता है तो उसको संयोजकता कहते हैं। तो इसमें 7 लास्ट में इलेक्ट्रॉन है तो एक ये लेगा तो ऑक्टेन पूरा कर लेगा, तो एक इसकी संयोजकता हो जाएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो उनको अनऑक्सी अम्ल, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, अनऑक्सी अम्ल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर कहते हैं बढ़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो एक संकेतक है, इसका क्षारीय माध्यम में रंग पीला या गुलाबी हो जाएगा, जबकि अम्ल में जो है इसका जो रंग है लाल हो जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसा होता है। तो उभयधर्मी होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला पूछे एल्युमिनियम ऑक्साइड का तो Al2O3। नेक्स्ट, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडेलीव ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे, और इसने देखा था कि बहुत सारे तत्व हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया रिएक्शन बहुत तेजी से कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है, ऋणात्मक तत्व है। तो इसमें जो है फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है आवर्त सारणी में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। एक और चीज याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में जब भी बाएं से दाएं जाते हैं, यानी यहां से जाएंगे ऐसे, बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका मान घटता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है विद्युत ऋणात्मकता का। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ग्रेफीन क्या है। तो कार्बन का प्रूफ है ग्रेफीन, ग्रेफाइट से बनता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है, यानी कौन सा चीज कम हो जाता है यूट्रोफिकेशन में। तो यूट्रोफिकेशन में जो है आपको ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, यूट्रोफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मिश्रित होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को संपन्नता देते हैं। इसमें जो है ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। राइट आंसर बी होगा। कीटभक्षी पौधा कौन नहीं है बताना है। तो इनमें से कीटभक्षी पौधा जो है घटपर्णी है, सिंड्यू है, वीनस फ्लाई है। राइट आंसर प्रोथेल्स हो जाएगा। ये प्रोथेल्स जो है कीटभक्षी पौधा नहीं है। अगला देखते हैं, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, यानी वनस्पति विज्ञानी का जनक किसे कहते हैं। तो थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक जो है ये पेनिसिलिन से प्राप्त होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि एक कवक है, याद रखिएगा। और जो कवक से प्राप्त होता है उसका नाम ही है पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये भी याद रखिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से ये प्राप्त होता है पेनिसिलिन। कौन सा पादक हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इनमें साइटोकाइनिन जो है जो कोशिका विभाजन करता है पादकों में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी खोज पूछे तो मिलर ने इसकी खोज की थी साइटोकाइनिन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज को डॉट 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 में विखंडित करता है। तो ग्लूकोज को जो है पायूरेट में विखंडित करता है पहले चरण में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है मार्केसिया जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही एक और पौधा है रिक्सिया। ये दो पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिक्सिया और मार्केसिया दोनों ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यानी ये उभयचर भी होते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। ब्रायोफाइटा जो है उभयचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो शुक्रवाहिका उसका नाम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में लेंस क्या करता है? तो फोकस दूरी को बदलता या कम करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए आंख में 3-4 चीज होता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला है कि लेंस का क्या काम है? तो फोकस दूरी को बदलता है। इसके साथ ही रेटिना का क्या कार्य है? तो रेटिना जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना, ठीक है। और कॉर्निया जो है प्रकाश की किरणें लाने में पहुंचाने में कॉर्निया सहायता देता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर नेत्र दान जब करता है तो क्या दान करता है? तो याद रखिएगा कॉर्निया दान करता है। अगला, रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो राइट ब्लड सेल। राइट आंसर डी हो जाएगा। आरबीसी ही ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। और इसमें जो है एक लौह युक्त प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और आरबीसी का निर्माण पूछे तो अस्थि मज्जा यानी बोन सेल में होता है। अगला देखते हैं, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? तो अदृश्य निर्यात का मतलब है सेवाओं का निर्यात। सेवाओं में क्या क्या चीज आ जाएगा? बीमा क्षेत्र आ जाएगा, पर्यटन क्षेत्र आ जाएगा। ये सभी निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के काल में स्टार्ट होता है और इस समय जो है एकीकृत ग्रामीण विकास स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर थी और इसी योजना में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी जो है उपभोग गरीबी रेखा के रूप में संदर्भित किया गया था। और ये स्टार्ट कब हुआ था एकीकृत ग्रामीण विकास? 1980 में 2 अक्टूबर के दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समांतर क्या अर्थ होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी, इसका समांतर अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, यानी श्रमिक घटने से उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वीवीआई मान लीजिए राष्ट्रीय आय समिति 1949 ईस्वी में इसकी गठन होती है और इसके अध्यक्ष जो थे, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, पीसी महानोबोलिस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये जो है एक आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन भी मैथ का है, इसको भी आप सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है भारत ने पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विस लॉन्च सैटेलाइट को किससे लॉन्च किया? तो भारत ने अपना पहला प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से लॉन्च किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये जो है फाल्कन 9 रॉकेट से कैनेडी स्पेस एजेंसी से लॉन्च हुआ था 2024 में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए, जो ईरान में का हमला हुआ था इजराइल पे, कौन सा डिफेंस ऑपरेशन स्टार्ट किया था? इसका नाम पूछा है, तो उसका नाम आयरन शील्ड था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नाटो का स्थापना दिवस 4 अप्रैल 2024 को 75वां मनाया गया था और नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था 4 अप्रैल के दिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल इनके जो है महासचिव जो है चेंज हुए हैं और नया महासचिव जो है रूटो जी बने हैं, मार्क रूटो जी, ये याद रखिएगा। नाटो का 32वां सदस्य इसी समय बना है 2024 में ही। कौन है? तो वो आपको स्वीडन 32वां सदस्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला, मियामी ओपन टेनिस 24 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो मियामी ओपन टेनिस पूछे
ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे या यूएस ओपन पूछे, ये सभी खिताब जो है जानिक सिनर जी ने जीता था और ये इटली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिराग योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया था 4th से 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी के द्वारा होती है, इसने भारत का जीडीपी दर जो है 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? तो 2024 में टोटल 5 भारतीयों को जो है भारत रत्न दिया गया, जिसमें 4 मरणोपरांत था और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जो जिंदा हैं। 4 में कौन कौन नाम है? तो एक है बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो पीसी महान बोली एक है पीवी नरसिम्हा राव जी, एक है आपका MS स्वामीनाथन जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति जो है ये उत्तर प्रदेश का है, इसी को हाल फिलहाल 24 में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ये बेल्जियम में स्थापित किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। और यही बेल्जियम ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय भी है। अगला देखते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई? तो कैंसर के लिए जो जीन थेरेपी लॉन्च किया गया ये IIT बॉम्बे द्वारा किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चर्चा में रहा कच्चा तीर द्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था, भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो कच्चा तीर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। राइट आंसर ए होगा। खबरों में मुस्क बुज्जी किसकी किस्म है जो खबरों में रही थी? तो मुस्क बुज्जी जो है ये चावल की एक किस्म है और ये हाल फिलहाल 2024 में खबरों में रही थी। तो हमने ऐसे करके टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया। कितना आपका सही हुआ, कितने अपने अटेम्प्ट किए, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। और कल फिर हम नया सेट लेके हाजिर होंगे। चैनल पे नहीं तो जरूर एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।